So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़ें। तो आज का टॉपिक्स देख लेते हैं। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, ग्लेशियर लॉस इन अरुणाचल प्रदेश, एक ये टॉपिक आपके लिए बनता है। देन यू हैव प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया और ऑसरिस रेक्स लाइफ इन बेनू, गवर्नमेंट कमिटमेंट टू मैरीटाइम डेवलपमेंट, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला जो टॉपिक है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ग्लेशियर लॉस अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्लेशियर लॉस इन अरुणाचल प्रदेश, सो ग्लेशियर लॉस इन अरुणाचल प्रदेश, ये भी ज्योग्राफी का टॉपिक है। प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया की बात अगर करता है, सो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, ये भी साइंस से रिलेटेड है। ऑसरिस रिस्क एंड लाइफ इन बेनू, ये भी साइंस टेक का टॉपिक है। और ये मैरिटाइम सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन जनरल, फिर मेंस का क्वेश्चन। आज क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हो पाया, बट ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से अटेम्प्ट कर लेना। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। बेका वैली रिसेंटली न्यूज़ में थी, कहाँ पे लोकेटेड है कमेंट सेक्शन में आप हाईलाइट कर सकते हैं। 5 AM सीरीज़ आपकी वीक में 4 डेज होती है, तो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक आपको, फ्राइडे तक आपको लेक्चर्स मिलता है। तो अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट आपका रहता है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएं। क्रैश कोर्स अगर आप इस साल की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे चीज़ें एक ही कोर्स के अंदर है आपका, और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप हिस्सा बन सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है ये, जिसमें 2 साल का करंट अफेयर्स प्लस आपका पूरा स्टैटिक सब्जेक्ट कवर है। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और भी PT 730 कोर्स है आपका, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, ये सारी चीज़ें। सो डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 87 मतलब हमारी जो रुपी है वो डेप्रिसिएशन हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। व्हेन यू आर यूजिंग दिस टर्म कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन यू आर यूजिंग दिस वर्ड डेप्रिसिएशन, इट सिंपली सेज कि जैसे मान लो $1 आपका 70 रुपये का हो, $1 जो है 80 रुपये का हो गया, ये अब 87 का बोल रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि पहले आप 70 रुपीज़ दे के आपको $1 मिल जाता था, अब आपको 80 रुपीज़ दे के $1 मिलता है, या 87 रुपीज़ $1 मिलता है। तो ये एक क्या है कि इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रुपी की वैल्यू है, रुपी की वैल्यू क्या है, ये वीक पड़ रही है। पहले मतलब 70 रुपये दे के $1 मिल जाता था, अब 80 रुपये दे के $1 मिल जाता है। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि जो भी आपकी वैल्यू है किसी भी करेंसी की, या लोकल करेंसी की, या रुपी भी जैसे करेंसी की है, ये डिपेंड करता है कि विश्व में ट्रेड में कंट्रीब्यूशन कितना। मतलब सपोज अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो, या विश्व के ट्रेड में आपका कंट्रीब्यूशन अधिक है, तो आपकी करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अधिक होगी। अगर करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। बट विश्व में जो ज़्यादातर ट्रेड अगर उसमें है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, कुछ हार्ड करेंसी पर निर्भर करती है, खास तौर से डॉलर पर निर्भर करती है। तो कोई भी फैक्टर हो, चाहे कोई भी फैक्टर हो, जिस वजह से डॉलर स्ट्रांग होगा, उसकी वजह से इन कंपैरिजन अगर आपका करेंसी देखी जाए, जैसे मान लो रुपी इस केस में है, तो उसकी वैल्यू अपने आप जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इस पर बहुत डिटेल में मैंने कई बार चर्चा कर रखी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। कौन कौन से फैक्टर? एक तो इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइस। तो देखो ऑयल प्राइस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका होता है, बिकॉज हम बहुत सारा ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। इसका मतलब अगर ऑयल प्राइस पे इंक्रीज़ होगा, इससे क्या होगा, बहुत सारी जो फॉरेन करेंसी उसका आउटफ्लो होगा। फॉरेन करेंसी जैसे अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो, पैसा आपको क्या देना पड़ेगा, आपको डॉलर में देना पड़ेगा। डॉलर कहाँ से आएगा? आपका जो फॉरेन रिजर्व है वहाँ से आप यूज़ करोगे और डॉलर में पे करोगे। इससे क्या होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, रुपये का कम होगा, और डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा इन कंपैरिजन टू द रुपीज़। दूसरा इक्विटी आउटफ्लो। इक्विटी मतलब क्या होता है, जैसे देखो क्या होता है कि जैसा कुछ समय आ गया, जैसे यूएस है, अब यूएस से बहुत सारा पैसा, सपोज वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट कम कर रखी है, तो यूएस से बहुत सारी जो मान लो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, वो आएंगे और आपके देश के अंदर जो है पैसा लगा देंगे। सपोज कैपिटल मार्केट के अंदर वो लगा देंगे। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट अगर सेंट्रल बैंक ने कम कर रखा है यूएस में, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो यूएस से वो उधार ले लेंगे, मतलब यूएस के सेंट्रल बैंक से उधार ले लेंगे। बट जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो उनको ये लगता है कि यार कैपिटल मार्केट में जो पैसा लगा रखा है उससे इतना रिटर्न नहीं है, तो पूरा पैसा वापस लेते हैं, वापस निकालते हैं इंडियन मार्केट से। जब वापस निकालते हैं तो दोबारा से क्या होगा कि वो डॉलर का डिमांड करेंगे, और डॉलर, क्योंकि पैसा वो डॉलर दे के रुपीज़ में कन्वर्ट करके और फिर इन्वेस्ट करेंगे। जब पैसा वापस लेके जाएंगे तो वही रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। उस स्थिति में डॉलर का डिमांड बहुत बढ़ेगा और करेंसी आपकी वीक पड़ेगी। तीसरा अगर देखा जाए कि यहाँ पे लाइक ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है डॉलर का, वो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उस पर बहुत अधिक आपका निर्भर करता है।
अगर देखा जाए तो उस पर बहुत अधिक आपका निर्भर करता है, तो वो एक फैक्टर आपका बनता है। उसकी पॉलिसी में अनसर्टेनिटी होती है तो उससे भी आपका करेंसी वीक पड़ कर सकता है। तो ये भी एक चीज़ है। गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की हैं कि जैसे जैसे मान लो इंडिया का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है इकोनॉमी का, जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे हम इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, और कुछ चीज़ें जैसे मान लो आप इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हो तो इससे काफ़ी अधिक इंपोर्ट आपका रिड्यूस होगा। उस स्थिति में जो आपकी करेंसी स्टेबिलिटी होगी, प्लस ये भी होप है कि जो विश्व में अनसर्टेनिटी है वो कम हो, ट्रेड वॉर की स्थिति ना हो, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी ना हो, क्योंकि इन सब की वजह से एक्सपोर्ट आपका रिड्यूस होगा। अगर एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा तो उससे भी आपकी करेंसी पर इम्पैक्ट आपका पड़ता है। तो ये कुछ ओवरऑल एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चनर्स हैं, आप इनको रीड कर लेना, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा आपको रिवीजन के लिए हेल्प मिलेगी। हिमालय अरुणाचल प्रदेश की बात करें, लास्ट 110 ग्लेशियर्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो इंडियन रीजन की अगर इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया इटसेल्फ, तो बहुत ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बनता है, ठीक है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भारत का ही बात ले लो, तो अगर हम जैसे देख लें तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जो पूरा का पूरा हिमालयन रीजन है, ये हमने जो हिमालयन रीजन है, अब यहाँ पे आपके पास ग्लेशियर्स प्रेजेंट है। अभी अलग अलग ग्लेशियर्स हैं, है ना, कुछ नेपाल में हैं, कुछ यहाँ पे मतलब जो ये पूरा हिमालयन रीजन के अंदर है। तो ये ग्लेशियर्स बहुत मैटर करता है। देखो पहला तो इसका इंपॉर्टेंस एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके डिफरेंट विंड्स क्रिएट होती हैं उसमें इनका महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि दे कंट्रीब्यूट इन द क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो इंसोलेशन एस्पेक्ट हो गया, हाई प्रेशर एरिया क्रिएशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका पूरा विंड डायरेक्शंस होती हैं, या आप कह सकते हैं जो परमानेंट विंड्स ब्लो करती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप देखोगे कि अपर एटमॉस्फेरिक जो लेवल होता है जिसमें जैसे जेट स्ट्रीम्स आ जाती हैं, उसके लिए भी ग्लेशियर्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तीसरा और ये है कि जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स का ये एक प्रकार से कोई भी रिवर है तो यही ग्लेशियर पिघलते हैं, रिवर का पानी में ऐड होता है, मतलब ग्लेशियर पिघल के पानी रिवर्स पे ऐड होता है, और रिवर्स पर पानी ऐड जो है वो आपका होता है। ऐड होने के बाद ही जो है वी कैन से, ठीक है, जो ग्लेशियर पिघलेगा रिवर के पानी में ऐड होगा और रिवर के पानी बढ़ेगा और फर्दर मतलब वो रिवर फर्दर यूज़फुल होती है। तो यहाँ पे अब रिवर अगर सपोज करो कि ग्लेशियर पिघलेंगे नहीं, रिवर्स भी अफेक्ट इससे आपकी होंगी। तीसरा क्या होता है कि जब पिघलती हैं तो बहुत सारे ग्लेशियर लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे बहुत सारी जगह पे क्या है, पिघलने की वजह से डिप्रेशन क्रिएट होता है, गड्ढा टाइप बनता है, और वहाँ पे बहुत सारा पानी फ्लो होकर इकट्ठा हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी फ्लो हो जाएगा तो जैसे मान लो ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे ऐसा ये बना हुआ है, बहुत अधिक पानी होगा तो नीचे की तरफ फ्लो होगा, नीचे की तरफ फ्लो होगा तो ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग जैसी चीज़ें होंगी। तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी है कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो इकोसिस्टम है वो बहुत आसपास का जो बहुत इम्पैक्ट होगा। जैसे अभी एक स्टडी कहती है कि जो आर्टिक रीजन है वहाँ पे, जिसमें मैंने 5M सीरीज़ में कवर की थी, वहाँ पे ग्रीनिंग की स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि आर्टिक रीजन जो है वो आपका पिघल रहा है, आर्टिक रीजन में बर्फ़ पिघल रही है, और बर्फ़ के पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे छोटे छोटे एल्गीज टाइप जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अब ये फर्दर आप कह सकते हैं कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को, इकोसिस्टम को अफेक्ट करेंगे। यहाँ से पूरा का पूरा जो हीट बजट है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। कितना सूरज की रोशनी आ रही है वो भी आपका अफेक्ट होगा, कितना ऑब्जॉर्व होती है, कितनी रिफ्लेक्ट होती है, वो अफेक्ट होती है। क्योंकि जो बर्फ़ होती है, जो स्नो होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या है, उसमें एल्बिडो इफेक्ट बहुत अधिक होता है, मतलब सूरज की रोशनी पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा होती है। जो आपका ग्राउंड है या वाटर है, ठीक है, ग्राउंड या वाटर की अगर आप बात करोगे वहाँ पे सूरज की जो रोशनी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज से हीट बजट उस रीजन का अफेक्ट होगा, पानी का टेम्परेचर अफेक्ट होगा, लोकल इकोसिस्टम बहुत अधिक अफेक्ट होगा। बहुत सारे जीव, जैसे अगर आप आर्टिक रीजन में देखोगे तो वहाँ पे पोलर बियर्स जैसे जीव सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ऐसे जो बहुत ठंडी, जैसे हिमालयन रीजन में एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बड़ा सा होता है बाइसन टाइप, मतलब वो है ना, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, मतलब आप मानो कि हिमालयन भैंसा मार्ट टाइप आप मानो। अब उसके क्या वो याद नहीं आ रहा। तो अब वो उसको वो इतना स्ट्रेस की वजह से वो भी सर्वाइव करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को जो है मिलेगी। अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ग्लेशियर्स अफेक्ट हुए हैं। लगभग 32 ईयर्स में कहा गया कि 110 ग्लेशियर्स पिघले हैं, और ये रिट्रीट मतलब दोबारा से जो, मतलब आप कह सकते हैं क्रिएशन। अब जैसे इस बार ठंड ज़्यादा नहीं पड़ी, अब ठंड ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो बर्फ़ कहाँ से बनेगी। तो ये है, अब इस चीज़ को समझना, मतलब आप सोचो कितना आसान
नहीं है। ख़ास तौर से अगर माइंडसेट आपका ऐसा है कि जहाँ से पैसा मिले वहीं से पैसे के बारे में आप सोच रहे हो, तो उस स्थिति में चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है। आपको पता है कि यार जो ग्लेशियर्स है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है रिवर में पानी लाने में, जो भी मैंने अभी रोल बताया। अब आप उस रोल के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो फिर क्या होगा। हर जगह पे आपको पैसा दिख रहा है तो फिर वो मतलब जो भी आप पैसा इकट्ठा करोगे वो एक डिज़ास्टर में सब कुछ वापस हो जाएगा। तो कई ग्लेशियस लेक्स का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है और ये कई स्टडी जो है वो आपकी कंडक्ट की गई थी। ईस्टर्न हिमालयन वार्मिंग की अगर बात किया जाए तो 0.1% से 1.8 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर जो है मोस्टली एट एलिवेशन ऑफ रुपीज़ 4,005 सॉरी एलिवेशन इतना है लगभग 4,500 से 4,800 तक है। तो ग्लेशियर लॉस बहुत तेज़ी से आपका देखने को मिल रहा है। इससे आप रिवाइज कर लेना। अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेके बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रोमिसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया अगेंस्ट प्लास्टिक। ठीक है, लाइक बटन आप लोग जरूर से प्रेस करना। तो यहाँ पे देखो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया की बात की गई। तो कुछ नेचुरल एंजाइम्स हैं, जैसे क्या होता है देखो प्लास्टिक को बनाने के लिए सर्टेन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो मोनोमर्स होते हैं, ज्वाइन करके पॉलीमर्स बनाते हैं और फिर जो प्लास्टिक है वो बनता है। प्लास्टिक को डिग्रेड अगर करना है तो क्या है कि उसको, जैसे प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो प्रेजेंट फॉर्म में है कि अगर एक बार वो एनवायरनमेंट में है तो वापस नहीं जाएगी। वो माइक्रो प्लास्टिक फॉर्म में मौजूद रहेगी आपके एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, आपके समुद्र में जाएगी। समुद्र में जीव अगर उसे कंज्यूम करेंगे उनके वाइटल ऑर्गन में जाएगी और वो जहर का रूप लेगी और बहुत सारे जो जीव है वो मर जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स ऐसा स्टडी किया जा रहा है जिसमें क्या है कि जो पॉलीथाइन, जैसे मान लो इधर टेरिपथेलेन है, जो प्लास्टिक आइटम्स होता है उसको ब्रेक डाउन कर सकता है। ऐसे कई एंजाइम्स हो सकते हैं। एंजाइम्स मतलब सर्टेन प्रोटीन्स हैं जो इसको ब्रेक डाउन कर सकती हैं। और यहाँ भी कहा गया कि जैसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरीथेन है, जो कि कमर्शियल प्लास्टिक मेनली फोम, फुटवियर्स और इन सब में होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियल स्पोर्स जो हैं वो डाल दिए जाते हैं। मतलब ये एक प्लास्टिक है, उसमें कुछ छोटे छोटे छेद, उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज डाल दी जाती हैं। एक टेम्परेचर रीच होने के बाद जब है ना, वो क्या होगा कि वही बैक्टीरिया धीरे धीरे उसे कंज्यूम करके और ख़त्म कर देंगे। जैसे मान लो इसमें एक बैक्टीरिया बैसिलस सब्टिलिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट्स याद रखना है। तो ये काफ़ी समय तक स्पोर्स जो हैं एक हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, बट काफ़ी नॉर्मल कंडीशन में वो उनकी स्थिति डॉर्मेंट रहती है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। बट जब एक समय आएगा दे विल एक्टिवेट और वो कंज्यूम करके प्लास्टिक को कन्वर्ट कर देंगी डिग्रेडेबल फॉर्म में। तो ये चीज़ कही जा रही है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगी फ्यूचर के अंदर। ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट, जब हम लाइक वी वांट कि हम ऐसी प्लास्टिक प्रोड्यूस करें जो मतलब ऐसी प्लास्टिक हम प्रोड्यूस करें जो बहुत समय तक एनवायरनमेंट में ना रहे। तो पीईटी डिग्रेडिंग एंजाइम्स की बात करें, जैसे विप्रो नाइट्रीजेनस करके है, तो ये एक बैक्टीरिया है, वो उसके सरफेस पे ग्रो होता है एंड ये प्लास्टिक को ख़त्म करता है, ईट करता है। और ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, और ये दो बैक्टीरिया हमने देखे ऑप्शंस में, तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। प्रीलिम्स में अच्छा प्रश्न इस पर बन सकता है। लाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स फाउंड इन एस्टेरॉइड सैंपल्स की बात की गई है। तो यहाँ पे ओसिरिस रस्क करके एक है। तो मैंने अपनी एक आपको भी कहा है कि मतलब ये दिस इज़ माय थिंकिंग कि, और इस बार मैंने आपको बताया कि जब तक हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे जिसके माध्यम से हम ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाएं जो कि मूव करे मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। किसी भी चीज़ का जो सोर्स अगर लाइट है तो उसका इस्तेमाल करके आप कुछ ऐसा नहीं बना सकते जो जिसकी स्पीड जो है मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट हो। और पृथ्वी हो कहीं भी हो, वहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, जिस तरीके से, जैसे मान लो सूरज है, सूरज में जो जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन आपका सूरज के अंदर होता है उससे भी लाइट, उसी से जो आपका लाइट और टेम्परेचर जनरेट होता है। और वही लाइट डिफरेंट सोर्स है आपका पृथ्वी में या जहाँ भी आप जिस भी तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करते हो, तो उस फ्यूल का इस्तेमाल करके आप कभी भी नहीं क्रिएट कर सकते ऐसी चीज़ जो कि मूव करे बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट। हर फ्यूल की अपनी लिमिटेशन होती है। इफ़ द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग बियॉन्ड मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लाइट मतलब किसी भी ऐसे सोर्स का इस्तेमाल करके आप फ्यूल बनाओ जो कि विच कैन ट्रैवल मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको बनाना कुछ ऐसा पड़ेगा विच कैन ट्रैवल मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो उसके लिए फिर जो मैंने कहा है कि थोड़ा सा जो मैंने भी थिंकिंग की है, कुछ इक्वेशन आइंस्टीन के रीड किए थे कुछ दिन पहले, तो उसमें मेरा थॉट प्रोसेस भी इसी में है। यू हैव टू स्टडी द कंपोनेंट ऑफ द डार्क मैटर। डार्क मैटर का कंपोनेंट को आपको स्टडी करना पड़ेगा और उसके कंपोनेंट का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा फ्यूल तैयार करना पड़ेगा
जो कि फैसिलिटेट करेगा विच कैन ट्रैवल बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? तो हमारे यूनिवर्स के अंदर मोर देन 90%, 95, 99% आप कह सकते हो वो डार्क मैटर ही है। इट्स वेरी मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लाइट इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट, ना वहाँ तक रीच कर पाती है, तो उसका कोई इंट्रैक्शन लाइट से नहीं है। तो इट मीन्स इट इज़ फार बेटर, जो भी कंपोनेंट होगा मोर एडवांस, जो भी कंपोजिशन है लाइट के कंटेक्स्ट में देखा जाए उससे फार बेटर है। तो यहाँ पे डार्क और डार्क मैटर को कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कोई चीज़, जैसे आप अंधेरे में हो तो आपको लगेगा कि यार मैं अंधेरे में है तो कोई चीज़ जो है वहाँ लाइट नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर किसी मतलब वो इंसानी आइज़ के लिए वो अंधेरा हो सकता है, कोई दूसरे जीव के लिए वहाँ पे लाइट कुछ ना कुछ फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तो उसको कंपेयर नहीं। डार्क मैटर इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बहुत सारे जैसे न्यूट्रिनोज हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको स्टडी करना पड़ेगा। और जब हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिसके माध्यम से हम डार्क मैटर के कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करके उसे फ्यूल के रूप में यूज़ करें। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जुड़ी है ना, जैसे E=mc² जो है वो आपका एक इक्वेशन है कि मास को एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब कोई भी चीज़ अगर होल्ड अप, डार्क मैटर है, भले हम उसके कॉम्पोजिशन को नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी फॉर्म है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा इतना यूनिवर्स इतना बड़ा है और वो पूरी की पूरी चीज़ जो है होल्ड हुई है, ठीक है। अगर जैसे आप कहोगे कि कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई एनर्जी, चाहे वो लिविंग सिस्टम हो या नॉन लिविंग सिस्टम हो, वो सब प्रेजेंट ही होगा। एक रॉक होगा, उसमें भी अलग अलग पार्टिकल जुड़े हुए, तो किसी न किसी फॉर्म का फोर्स उसमें मौजूद होगा, क्योंकि हर चीज़ एटम से मिलकर बनता है और एटम के भी कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर डार्क मैटर बनता है तो डार्क मैटर में भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट जो है वो बाइंड है। अगर बाइंड है तो किसी ना किसी फॉर्म की एनर्जी या फोर्स उसमें मौजूद होगा, तभी वो बाउंड है और वो यूनिवर्स के 99% को बना रहा है। तो उस चीज़ का जब तक हम स्टडी नहीं कर पाएंगे और उससे चीज़ें जब हम एक्सट्रैक्ट करके और उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे, देन ओनली द कंडीशन विल कम जहाँ पे जो भी चीज़ उससे बनेगी दैट कैन ट्रैवल मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये देखना, जब ये चीज़ जो जरूर से होगी, अदरवाइज नथिंग कैन हैपन। तब आप यूनिवर्स के एज में जा सकते हो एंड देयर कैन बी मल्टीवर्स ऑल्सो। जैसे यूनिवर्स की बात करते हैं, एज में जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वेदर देयर इज वन यूनिवर्स और नॉट। लाइट, इफ लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी किसी लाइफ फॉर्म के लिए, तो देयर कैन बी ओनली वन फॉर्म ऑफ लाइफ जो हम सर्च कर रहे हैं कि हमारी तरह लाइफ कहीं और मौजूद होगी, वो इस यूनिवर्स में आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए यू हैव टू मूव बियॉन्ड द एज ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ पे अदर सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है एंड देयर दे कैन फाइंड द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो अभी तो जैसे बहुत सारे मिशंस जो इधर उधर बहुत सारे चल रहे हैं, दे आर वर्किंग अलॉट, बहुत सारे एक्सो प्लैनेट्स और इन सब को स्टडी कर रहे हैं, बट उनको कभी लाइफ नहीं वहाँ पे, इवन दे विल ट्राई, उनको कुछ ऐसे साइन सिग्नेचर्स मिलेंगे बट दे कैन नेवर फाइंड द लाइफ, कि है ना वो है। क्योंकि जो और लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करेगी वो ऐसी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी चीज़ को देख सकते हो, इफ़ आई कैन सी, उसका क्या मैं देख सकता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके रेडिएशंस और इन सब पे उनके कंपोनेंट पर निर्भर करता है ना, वो लाइट की चीज़ों पर निर्भर करता है। तो आप क्या देख सकते हो, क्या सुन सकते हो, उसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो उस चीज़ को डिसाइड करता है, और उसी फॉर्म की लाइफ हम सर्च करना चाहते हैं। हो सकता है कि लाइफ कुछ ऐसी भी एग्जिस्ट करे जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हो, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो नहीं देख सकते, जिन चीज़ को वो देख सकते हैं हम नहीं देख सकते। तो इस टाइप का डिफरेंट लाइफ फॉर्म हो सकता है, बट दैट हैज़ टू बी मूव बियॉन्ड ऐसी जगह पे जहाँ पे दिस फॉर्म ऑफ लाइट इज़ नॉट द सोर्स, ठीक है। जैसे सन है, अगर वैसे ही स्टार्स हैं और वैसे ही फॉर्म ऑफ एनर्जी या लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अगर एग्जिस्ट करती है, तो सेम फॉर्म ऑफ लाइफ वहाँ पे सर्वाइव करेगी, बट वो सर्वाइव आपको मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट। यू हैव टू मूव, इफ़ यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करके ही हम कंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ यू आर एबल टू रीच टू द एज ऑफ द यूनिवर्स, एंड हो सकता है वहाँ पे देयर कैन बी अनदर यूनिवर्स एज वेल, देयर कैन बी द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स एज वेल, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, मतलब क्या है इसका पता नहीं, क्योंकि हम लोग कोई साइंटिस्ट तो नहीं है, खाली बैठे बैठे रूम में सोचते रहते हैं। तो रॉक्स एंड डस्ट यहाँ पे देखा जाए, रॉक एंड डस्ट सैंपल रिट्रीव्ड बाय नासा। तो यहाँ पे देखो कुछ सैंपल्स नासा का ने लिया है एस्ट्रॉयड बेनो के से, और सम ऑफ द केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, उसको मतलब जो खास तौर से कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें जैसे है ना कुछ कार्बन प्रेजेंट है, कुछ ऐसा प्रेजेंट है, तो जो हम कंक्लूड कर लेते हैं हो सकता है फॉर्म ऑफ लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट हो, है ना। तो यहाँ पे यूएस के स्पेस एजेंसी रोबोटिक्स ऑसिरिस के स्पेसक्राफ्ट 2020 में उसने कलेक्ट किया था सैंपल एक अर्थ ऑर्बिट से, नियर अर्थ एस्टोरॉइड से। एस्टोरॉइड मतलब आप मानो कि एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा टाइप है, तो उसके सैंपल को स्टडी भी आपका किया गया था। और उस पर देखो न्यूक्लियर बेस जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है,
वो जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो डीएनए आरएनए कुछ सैम्पल्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो कुछ मिले होंगे शायद। तो डीएनए जो कि किसी जैसे डीएनए आपको पता है कि हमारा जेनेटिक कोड कैरी करता है, आरएनए बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इट ऑल्सो कैरीज जो कि उसे डीएनए से मिलता है। अब यहाँ पे पूरी चीज़ें ओसिरिस रिक्स मिशन की बात की गई है। बेनू क्यों टारगेट के रूप में किया गया है, क्योंकि कार्बेनियस एस्टेरॉइड के रूप में है। कब लॉन्च किया गया था, सितंबर 8 2016 में। और सैंपल उसने कलेक्ट किया है तो टच एंड गो, तो यूनिक टच एंड गो मेथड जो कि सरफेस ऑफ बेनू को टच करेगा फिर चला जाएगा। फिर देन सैंपल्स जो हैं वो आपके 24 सितंबर 2020 तक रीच भी किए। उसको स्टडी भी किया जा रहा है कि उसका कंपोनेंट क्या है, कैसा क्या। इससे आपको पूरा जो यूनिवर्स का कंपोजिशन है वो भी हमें आइडिया लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया शिपिंग इंडस्ट्री पर ये है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप डायग्राम अगर आप लोग को दिख रहा हो तो यहाँ पे देखो, जैसे पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो देखो ये माइंड मैप से आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप शिपिंग इंडस्ट्री और पोर्ट के लेवल पे चीज़ें डिस्कस करते हो किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो व्यापार अगर हमें करना है, देखो व्यापार के लिए कुछ चीज़ें आपको माइंड पे होना चाहिए कि जैसे अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापार करने में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। व्यापार आप विद इन कंट्री कर सकते हो। विद इन कंट्री के लिए आपका काम जो है जैसे रेल है, रोड है, उसके माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से होएगा। बट अगर आपको किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है तो पोर्ट का बहुत अच्छा ज़रूरत है। तो एक पोर्ट भी अच्छा सा होना चाहिए। पोर्ट के बाद फिर उसकी कनेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट मान लो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और वो पोर्ट के माध्यम से यहाँ रीच करता है और फिर वो अलग अलग जगह जा रहा है। तो ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो एक्सपोर्ट होगा और दैट विल फैसिलिटेट पोर्ट लेड डेवलपमेंट। और ये जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट बहुत हेल्प करेगा, जैसे कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये भी आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसके लिए आपको पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे पोर्ट से जो चीज़ें जाती हैं तो शिपिंग प्रॉपर शिप्स आपकी होनी चाहिए। शिप्स रीच करती हैं तो पूरी डिबोर्ड करना, चीज़ें उतारना चढ़ाना, उसमें कितना टाइम लगता है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, सागरमाला जो है इसमें लाइक 50% जो इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2.9 लाख 1 लाख करोड़ जो है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया, क्योंकि हम एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं। हमें अपने जैसे हमें डोमेस्टिक डिमांड के लिए जैसे अभी टैक्स को जीरो कर दिया 12 लाख तक, तो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो हम बढ़ाना ही चाहते हैं, प्लस हम इंटरनेशनल डिमांड भी यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तभी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा है, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस आपका किया गया है। तो यहाँ पे अगर हमें जीडीपी मतलब जो हमें ओवरऑल हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी भी है कि हम इंटरनेशनल डिमांड का भी यूटिलाइजेशन करें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सर्विसेज को जो है सेंड करने, मतलब सर्विसेज जो हम इंश्योर कर रहे हैं, सर्विसेज जो हम कई सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें कुछ इन्होंने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड ग्रोथ कितना है वो सब एक्सप्लेन किया, वो आप रीड कर लेना। सो यहाँ पे क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे रिपोर्ट की जो कार्गो हैंडल्ड होता है मेजर पोर्ट का, वो आपका थोड़ा ही इंक्रीज़ होता है, इसको बढ़ाना ज़रूरी है। कार्गो हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स जो है तो इसमें है कि जो हम मैरीटाइम सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो उसको हम इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। वेसल हैंडलिंग पे बात अगर करें तो नंबर ऑफ़ इंडियन रजिस्टर्ड जो शिप है वो आपके इंक्रीज़ हुई हैं। एवरेज एज ऑफ फ्लीट रिमेन्स अ कंसर्न। एजिंग वेसल्स जिसका एज 21 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाईलाइट करता है कि नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन। चैलेंजेस जो फेस कर रहा है इंडियन शिपिंग, तो शिपिंग इंडस्ट्री में आपकी है तो मतलब आपको शिप्स बनाना सही से, जैसे आप रेल बनाते हो, बस बनाते हो, जहाज़ बनाते हो, ऐसे हवाई जहाज़ बनाते हो, ऐसे शिप्स बनाना इंपॉर्टेंट है ना। उसका प्रॉपर, मान लो जो पुरानी हो जाती है उनका प्रॉपर डिसमेंटलिंग करना इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें मैटर जो है वो करती हैं। रेगुलेटरी एंड टैक्सेशन आपका, फिर उसके बाद शिप ओनर कई सारे जैसे अगर वो शिप बनाने के लिए पैसा लेते हैं, उसका ख़रीदना है तो अब ऐसा तक सस्ते में तो नहीं मिलेगा, तो इतना आसानी से लोन ऐसा मिलता नहीं, बोरोइंग कॉस्ट भी रहता है, हाई कोलेटरल उनका ज़रूरत पड़ता है, टैक्सेशन लॉ भी उनके लिए इतना फेवरेबल नहीं, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कई सारे रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप कह सकते हो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो दूसरे देश में जो दूसरे शिप्स वाले हैं उनको फ़ायदा रहता है। इधर हमें काफ़ी सारे रेगुलेटरी स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है, तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज भी इस चीज़ को देखने को जो है मिलता है। तो मार्केट शेयर जो है
लाइक फॉरेन फ्लैग वेसल्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है, दूसरे देश की जो शिप्स हैं। तो शिपिंग बिल्डिंग इस जो है इंडस्ट्री वो स्ट्रगल कर रही है, तो हमें अपना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थोड़ा देखना पड़ेगा, टैक्सेशन रिजीम देखनी पड़ेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे लार्ज स्केल की बात है ना, लार्ज वेसल्स बड़ी शिप्स बना रहे हो तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो नहीं है। हाई इनपुट कॉस्ट भी है। उसके बाद जैसे स्टील है, स्टील बहुत महंगा है या इजीली नहीं कर पा रहा है। तो ये है, बहुत सारी चीज़ों पे हमें मशीनरी और चीज़ें चाहिए, तो हम डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पर। इवन आपको अच्छी कार बनानी है तो बहुत निर्भरता आपकी बनी रहती है। इस तरीके से शिप तो और मॉडर्नाइज चीज़ आ जाती है। फिर फंडिंग चैलेंज जो है, तो यहाँ पे न्यू इनबिल्ड वेसल्स अगर है तो उसको डिलीवरीज डिटर पोटेंशियल बायर्स है ना, तो मतलब मेनली यही है कि चीज़ों को डिले करना, खास तौर से कि अगर आज बोला है तो पता नहीं कब मिलेगी, तो लोग प्रेफर करते हैं इट्स बेटर यहाँ शिप ना लेके कहीं और ख़रीद ली जाए। तो इससे भी डोमेस्टिक, क्योंकि अगर आप बना भी लेते हो तो ख़रीदने वाले नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बनाने में डिले होता है, टेक्नोलॉजी लेवल पे भी थोड़ी कमी है। सो गवर्नमेंट कई चीज़ें मतलब प्रयास कर रही है। तो इंडियन नेशनल शिप ओनर एसोसिएशन ने कहा है कि जो भी कैपिटल, जो पैसे की कमी है उस चीज़ को दूर किया जाए। कुछ टैक्स पॉलिसीज़ है उसको उसमें बदलाव करना चाहिए। फिर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया जा सकता है, ग्रांटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जा सकता है शिप को। ये भी चीज़ें हाईलाइट किया गया था, और जो कि मतलब मैरीटाइम इंडिया का जो विज़न है 2030 में, इस चीज़ों को इंक्लूड भी किया गया है। अब रिसेंटली आपका 25,000 करोड़ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में अनाउंस भी किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेटस है लार्ज वेसल्स को प्रोवाइड किया गया, और 10 ईयर एक्सटेंशन बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया है शिप बिल्डिंग स्पेयर पार्ट है उनके लिए। तो ये कुछ कदम जो है वो आपके उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना, बजट के कुछ आयाम जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हाउ विल गवर्नमेंट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड फ्यूल इथेनॉल। देखो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हम लगातार कर रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें तो इसमें हम 20% इथेनॉल, जैसे 1 लीटर है तो उसमें 200 ml जो है वो आप मतलब 1000 ml है तो 200 ml आपका इथेनॉल होगा। तो मतलब आपको 200 ml कम आपको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा 1 लीटर में जो पेट्रोल। क्यों? क्योंकि वो रिप्लेस हम कर रहे हैं इथेनॉल से। तो आप सोच सकते हो इससे इंपोर्ट बिल आपका काफ़ी रिड्यूस होगा। और प्रोडक्शन वॉल्यूम है हमारा 1100 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल। सोर्स है ना शुगर, हाई ग्रेड मोलासेस, FCI राइस, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। कैपेसिटी ग्रोथ की बात करें तो इंक्रीज टू 1600 करोड़ लीटर तक हमने कैपेसिटी ग्रोथ की है। ड्राइवर्स की बात, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड स्टेबल मार्केट की बात की गई तो इंक्रीज डिस्टिलरी कैपेसिटी। मेज ग्रोइंग रोल की बात करें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट 350 से 400 करोड़ जो लीटर है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ये लगभग मेज ग्रोइंग रोल की अगर बात करें 350 से 400 करोड़ लीटर अपकमिंग ईयर्स में हम लाइक प्रोड्यूस करेंगे, ये भी है। तो इससे जो हमारा जो आप कह सकते हैं लाइक इम्पोर्ट रैंपिंग अप ड्यू टू प्रोडक्शन कर्व्स ऑन, मतलब क्योंकि देखो आपको बनाने के लिए शुगर, मोलासेस का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आपको मेज़ के माध्यम से भी हम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उसमें कई कंस्ट्रेंट आएंगे तो प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, तो फिर हम इथेनॉल भी प्रोडक्शन इतना नहीं कर पाएंगे। सो ये लगभग 6000 करोड़ ऑन ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस करेगा, और इससे हमारी जो इंटरनल इकोनॉमी वो भी बूस्ट करेगी। फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा, पैसा उनके पास आएगा, तो रूरल इकोनॉमी भी काफ़ी बूस्ट करेगी। नेक्स्ट ईयर शुगर प्रोडक्शन जो है लगभग 315 लाख टन हो सकता है। एलोकेशन 40 लाख टन फॉर फ्यूल इथेनॉल को मिलेगा। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। काफ़ी चीज़ें, क्योंकि देखो फूड ग्रेन्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरी लैंड को आप कन्वर्ट करके वहाँ शुगर केन ही करते जा रहे हो। तो ऑल दो शुगर केन का ज़रूरत भी है, उससे निकली जो मोलासेस उनका ज़रूरत है, मेज़ का ज़रूरत है। तो अगर उसका ही प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप किस तरीके से जो है कैसे ख़ास तौर से जो है इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जिसको आपको लाइफ स्टॉक फीड के लिए भी, जो जानवर उनके फीड के लिए भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पे हम इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट की तरफ हम रीच भी कर रहे हैं। हमें जो डाइवर्स एग्रीकल्चर सोर्सेज, पर्टिकुलर मेज, इसका इस्तेमाल करके अपना जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसका कई आर्थिक बेनिफिट्स भी हैं। बियॉन्स करके हैं, उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एल्बम। उनका जो एल्बम है काउबॉय कार्टर करके है। और कैंड्रिक लामर्स जो है उन्हें भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो ये आप अपना देख लेना, ठीक है। इस टाइप के टॉपिक मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाने का काम है। आप लोग जरूर से जुड़ें, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। और देखो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारे कोर्सेस है, खासतौर से देखो 2 साल का करंट अफेयर्स का है,
इस पे 18 या 20 लेक्चर, 20 के आसपास लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। टेस्ट सीरीज़ है, इस साथ क्रैश कोर्स में सब कुछ ही है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स अगर आप हिस्सा हो तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। PT 730 2 साल का करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे आप जा सकते हो एंड ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू कैन लाइक सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं या डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, तो ये देख लेना है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जो है इस टेलीग्राम ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे भी आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से इस सेशन का PDF मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दो कमेंट सेक्शन में। 5 AM सीरीज़ में कवर्ड आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। 2 की वीक में 4 दिन हो रहा है, तो आप लोग क्लासेस जरूर से गो थ्रू हों। प्रीलिम्स का एटलीस्ट और टॉपिक्स देख देख के आपको आइडिया लग जाएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, आज मैं नहीं डाल पाया, तो ये आपने नहीं लिखा तो ज़रूर से ज़रूर लिखें। कोई क्वेरी है तो नंबर पर देख सकते हैं 9057921649। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।